राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर मनाया जाए, इस दिन पर अगर सवाल खड़े हो और सवाल खड़े इस बात को लेकर हो कि सिर्फ एक दिन हिंदी को याद करके क्या हम हमदर्दी जताना चाहते हैं, तो फिर चर्चा जरूर शुरू होती है। कुछ ट्वीट रिएक्शन है, उनका भी रुख करेंगे। उससे पहले चर्चा में शामिल मेहमानों से आपको मुखातिब करा दे। एनके पांडे जी केंद्रीय हिंदी विभाग के निदेशक हैं, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत के दौरान ये बात उठी कि क्या रोजगार परक हिंदी नहीं है, इस कारण से हाशिए पर चली गई। क्या सिर्फ एक दिन हिंदी को मनाकर, हिंदी दिवस को मनाकर ये जताने की कोशिश की जाती है कि हाँ हमें हिंदी की चिंता है, लेकिन वो चिंता कितनी प्रायोगिक है इसको लेकर बात नहीं हो पाती। तो सबसे पहले यही राय जानना चाहूँगा, क्या रोजगार के साथ अगर हिंदी को जोड़ दिया जाए, क्योंकि शैक्षणिक पाठ्यक्रम की बात करें, ऐच्छिक विषय है न कि अनिवार्य विषय हिंदी। शैक्षिक पाठ्यक्रमों में हिंदी कहीं अनिवार्य है, कहीं पर ऐच्छिक है जी, और अलग अलग स्थानों की बात है कि कहाँ पर अनिवार्य है और कहाँ पर ऐच्छिक है। हिंदी भाषी प्रदेशों में अनिवार्य विषय के रूप में कक्षा 10 तक हिंदी की पढ़ाई प्रदेश के पाठ्यक्रमों में होती है जी, और विश्वविद्यालय स्तर पर जो विद्यार्थी हिंदी लेना चाहता है वह उस विषय को लेता है जी। इसलिए ये कहना ठीक नहीं होगा कि सर्वत्र हिंदी ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। और रोजगार को लेकर आपकी क्या राय है, क्योंकि अंग्रेजी को समझा जाता है, अंग्रेजी जानेंगे तो जल्दी आपको रोजगार मिल जाएगा। ये हमारा भ्रम भी है, थोड़ा यथार्थ है जी, केवल अंग्रेजी जानने से रोजगार मिल जाएगा ऐसा भी नहीं है। जितनी रोजगार की संभावनाएं अंग्रेजी में है उससे कम हिंदी में नहीं है जी। हम हिंदी चैनल पर बैठे हुए हैं, अंग्रेजी के चैनल कितने हैं और हिंदी के चैनल भारतवर्ष में कितने हैं? और केवल हिंदी ही क्यों, जब हिंदी की बात करते हैं तो उसमें भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाएं भी शामिल होती हैं। जब हम कुल मिलाकर के देखते हैं तो भारतीय भाषाओं के भीतर रोजगार की संभावनाएं अंग्रेजी की तुलना में अधिक है। ये एक मिथ हमारे भीतर बैठ गया है कि अंग्रेजी के साथ रोजगार की संभावनाएं अधिक है, हिंदी के साथ कम है। चलिए, कुछ दर्शक हैं, उनके ट्वीट्स आए हैं, वो भी आपको सुना देते हैं। मयूर पारिक हैं, वो लिखते हैं, संविधान के लागू होते समय हिंदी को राष्ट्रभाषा या केंद्र सरकार की भाषा के रूप में स्थान दिया ही नहीं गया। भारत सरकार ने अंग्रेजी भाषा को ही राज्य भाषा बना दिया है। मोहनलाल मीणा है, उनका ट्वीट आया है, वो कहते हैं सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव है कि हिंदी अपने ही देश में राजभाषा नहीं बन पाई। प्रताप है, वो लिखते हैं, हम हिंदी को सुरक्षित तब रख पाएंगे जब हम विदेशी भाषाओं में भी अपनी पकड़ बना लेंगे, मगर आज कल न तो हम अंग्रेजी ही ठीक से बोल पाते हैं और न ही हिंदी ठीक से बोल पाते हैं। महेश जी, रोजगार वाली बात आपसे भी समझना चाहेंगे। एक दौर कहता है, एक क्यों ज़रूरत को समझा जाता है जिसमें अंग्रेजी माध्यम का होना ज़रूरी है। कुछ केंद्रीय विभाग हैं जिनमें अंग्रेजी भाषा में काम होता है, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनका माध्यम अंग्रेजी में हो गया। ऐसे में लगता है कहीं होड़ में हम लोगों ने खुद को पिछाड़ लिया। नहीं, इसमें देखा जाए तो आपको एक बहुत हकीकत भी है ये कि जिसमें ये बताया जाता है कि रोटी से जो जुड़ी हुई है ये बात, लेकिन हमें रूखी रोटी मिलती है, अंग्रेजी में ज़रा चुपड़ के मिलती है, ज़रा अच्छी तरह से पेश है। अब आप ये देखिए कि जहाँ से ये आपके जितने भी कॉल सेंटर्स वगैरह की जो नया जो बीपीओज जो सर्विसेज हैं, इसका उदाहरण ले लीजिए। एक वहाँ ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट बच्चे को जो स्टार्टिंग जो मिलता है वो आपके हिंदी पढ़े अखबारों में या और कहीं देखिए उसकी वेतनमान क्या मिल रहा है, आपको तुलना एकदम मालूम पड़ जाएगा कि अंग्रेजी का कहाँ तो ज़्यादा हो रहा है, कहाँ आपको मतलब मिल रहा है। जब तक रोजी रोटी और अर्थ से इसको नहीं जोड़ा जाएगा जी, तब तक हिंदी का इतना प्रभावशाली तरीके से और इसकी तरफ इसका हर युग के अंदर उस भाषा, हमारे यहाँ देश में कभी अलग अलग शासन, अलग अलग राजाओं के राजवंशों के और शासन रहे, उसमें उनकी ही जो प्रमुख भाषाओं थी उन्हीं में कामकाज होता था और उन्हीं का ही दबदबा होता था और उन्हीं को ही आगे बढ़ाया जाता था। मुगल काल में जैसे आपने चर्चा की तो वहाँ उस समय अरबी फारसी क्यों बढ़ी आगे, और उर्दू का एक नया एक मिश्रण जो हिंदी संस्कृत और अरबी का जो एक मिश्रण के रूप में जो है उर्दू बनी है। तो इन चीज़ों से देखा कि वो उस कालखंड में
ये मुंशी वगैरह जो भी पद हुआ करते थे, ये जो जहाँ पे मतलब जहाँ रोजी मिलती थी, तो ये बात जरूर है कि राजभाषा के रूप में आप भले ही किसी को भी बता दें, लेकिन कामकाज की भाषा के रूप में वो कोई दूसरी भाषा रही, लेकिन वो लोकप्रियता नजर नहीं आती। हाँ बिल्कुल ये है, उसमें लोग वैसा प्रतीत नहीं होता। जाकिर अली साहब हिंदी हम सहज रूप से बहुत बोलते तो बहुत हैं, लेकिन स्थिति ये है कि हम उसको निजी जिंदगी में, हेतु भारद्वाज जी ने कहा कि जिंदगी में कितना काम, मैं यहाँ हिंदी ठीक से नहीं कर पाते, लेकिन अपने बच्चों को मतलब क्या कहते हैं ना, मैं अंग्रेजी स्कूल में भेज रहा हूँ, तो ये मेरे आचरण में मतलब क्या कहते हैं विरोधाभास है। इस चीज को आप आपकी और हमारी आपसी बातचीत में भी देख सकते हैं कि अक्सर जब बात करते हैं तो हिंदी के शब्द हमारे कितने इस्तेमाल होते हैं और कितनी बार अंग्रेजी या फिर किसी और शाब्दिक जो तात्पर्य को हम लोग प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। जाकिर अली साहब बीकानेर से और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हैं, आप दोनों की भी राय सुनेंगे। जाकिर साहब। हाँ सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। मेरा ये कहना है कि हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि विदेश से कोई आता है, अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं, वो हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी के ज्ञान लेते हैं घूमने, और विदेशों में अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में एक कोचिंग क्लास चलेगी हिंदी के लिए। और मेरा मानना है कि अपने हिंदुस्तान के अंदर जितने भी इंग्लिश स्कूल है उसके अंदर हिंदी अनिवार्य करनी चाहिए, ताकि बच्चों को, उस स्कूलों में इंग्लिश के अलावा कुछ है नहीं, पेपर चाहे कुछ किसी विषय का पेपर ले लो वो भी इंग्लिश में। अब दूसरी बात, अपना जो पहनावा और अपने जो कल्चर है उसको हम भूल रहे हैं। अपना जो मतलब पूर्व काल में था, किसी देश की भाषा संस्कृति का हिस्सा है और संस्कृति के मूल में भाषा का समाहित होना जरूरी है। खालिद कुरैशी साहब आप क्या कहेंगे? सर नमस्कार। जी सर। सर भारतीय भाषा जो है दो ही भाषा है अपनी, हिंदी और उर्दू। जी। सरकार को चाहिए कि हिंदी और उर्दू को हर चीज में इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि कोई मोबाइल में मैसेज भेजे तो हिंदी या उर्दू में भेजे। इंग्लिश में बातचीत हो वो ठीक है भाई, आज जरूरत होगी है इंग्लिश, आज की जरूरत होगी है जो सोशल मीडिया पर आज चर्चा थी उस दिशा में आपका ये ध्यान केंद्रित करने की आपने कोशिश की। हेतु भारद्वाज जी, कैसे हिंदी भाषा को आम बोलचाल का हिस्सा बनाया जा सकता है, कैसे रोजमर्रा में हम काम ले सकते हैं और कैसे पारिवारिक भाषा के रूप में प्रचलित कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए जो औपचारिक हम प्रयास करें, तो औपचारिक प्रयास तब तक हमारे सफल नहीं हो सकते जब तक हम हिंदी को पूरी तरीके से राजभाषा का दर्जा नहीं देंगे। आप मैं व्यावहारिक एक सुझाव दे रहा हूं कि आप एक आदेश निकाल दीजिए। सरकारी आदेश 14 सितंबर 1949 को निकाला जा चुका है, संविधान सभा ने पारित कर दिया। बात नहीं कर रहा हूं, एक आदेश निकालिए कि जो लोग 2 महीने बाद में अपना सारा काम हिंदी में करेंगे उनको 2 इंक्रीमेंट अग्रिम दिए जाएंगे। एक मैं सुझाव दे रहा हूं, आप उसका परिणाम देख लीजिए। हमने हिंदी को जो अर्थ से जोड़ना होगा, जिस बात की और ध्यान दिलाया था महेश जी। हाँ, अर्थ से जोड़ना होगा, कुछ नहीं होगा। दूसरे ये है कि जो कह रहे हैं ना रोजगार, देखिए एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत बहुत बड़ा, ये हिंदी बहुत बड़ा बाजार है। हिंदी बाजार नहीं, हिंदी का बाजार है। और जो यहाँ वहां पर हिंदी सम्मेलन जो हुआ है उसमें जो 3 कंपनियां आई, माइक्रोसॉफ्ट भी वहां आया, गूगल भी वहां आया, IBM भी वहां आया, वो क्या आप पर एहसान करने के लिए आए थे? वो जानते हैं कि इसके माध्यम से हमको बहुत सारा फायदा होगा, इसलिए वो आए थे। वो नए सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं। नए स्वाभाविक है, हिंदी की जरूरत को समझा जा सकता है और समझाया जा सकता है, लेकिन प्रयास किस ओर से होंगे इस पर बड़ी बहस करने की जरूरत है। प्रयास सबसे पहला इसका प्रयास ये हो कि उसको पूरी तरीके से राजभाषा का दर्जा दे दिया। चलिए, मैं राजभाषा पर भी बात करूंगा और डिजिटल इंडिया की भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले शौकत अली साहब डीडवाना से हैं, आपकी राय भी जानेंगे। शौकत साहब। जी, मेरी राय ये है कि ये जो हिंदी और उर्दू पढ़ने वालों को ये है कि उर्दू पढ़ाने वाले को 1500 रुपए मिलता है प्राइवेट स्कूलों में, और हिंदी पढ़ाने वाले को 4000 और इंग्लिश पढ़ाने वाले को 40,000 रुपए मिलते हैं। तो कौन माँ बाप अपने बच्चों को हिंदी उर्दू बोलना सिखाएंगे? बिल्कुल, इशारा इसी दिशा में है कि अर्थ से भाषा को नहीं जोड़ा जा रहा है। इंद्र ओझा जी भी जुड़े हैं, उनकी राय भी जानना चाहेंगे। ओझा साहब। नमस्कार अश्विनी जी। जी सर नमस्कार। सर सभी वरिष्ठ मेहमानों को प्रणाम करता हूँ मैं। जी सर। भाई साहब, आप जो मुद्दा आज उठाया इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई साहब, आपने बहुत ही गहरा मुद्दा उठाया है हिंदी के लिए।
इस चीज के लिए भाई साहब मेरा यह कहना है कि देखिए सरकारों की उदासीनता तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हिंदी का सम्मान हम लोग अगर नहीं, ये बहुत बड़ा मसला है सर, इसमें बहुत जागरूकता की जरूरत है, मोटिवेशन की भी जरूरत है लोगों को। इसमें मतलब क्या कि जागरूकता के प्रयास किए जाने चाहिए। सुरेंद्र दुबे जी, आपको क्या लगता है कि जागरूकता के प्रयास नहीं हो रहे फिलहाल के दौर में? बिल्कुल नहीं हो रहे, निश्चित रूप से अगर हो भी रहे हैं तो बहुत कम हो रहे हैं। और जो आप अभी बात कर रहे थे रोजगार की, अर्थ की, अर्थ से जब तक नहीं जुड़ेगी तब तक अनर्थ ही चलता रहेगा। ये जो चल रहा है वो सब अनर्थ है जी, क्योंकि जब तक अर्थ से नहीं जुड़ेगी भाषा, रोजगार नहीं बनेगा, हिंदी पढ़ने वाले को सम्मान नहीं मिलेगा, उसको पहचान नहीं मिलेगी, तब तक हिंदी में कौन लिखेगा? बिल्कुल, एक जाहिर सी बात है कि योग को लेकर 177 देश एक मत हो सकते हैं, लेकिन 129 देश हिंदी की मान्यता को लेकर अगर एक मत नहीं होते तो फिर सरकारी प्रयासों पर सवाल खड़े होते हैं। सरकार कहती है डिजिटल इंडिया, सरकार कहती है कि राजभाषा हिंदी है, उसके बावजूद अगर काम नहीं होता तो फिर कमजोरी कहाँ पर है उसकी भी बात होनी चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, अब देखते रहिए, चर्चा जारी है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी विदेश में जाकर हिंदी में भाषण देते हैं, यानी हमारी हिंदी भाषा एक राष्ट्रीय भाषा होने के नाते हम राष्ट्रीय भाषा के हित में इससे कोई भी खिलवाड़ करेगा इसकी हम विरोध में रहेंगे। जो क्षेत्रीय भाषा पनप रही है, तमिलनाडु में कोई सी भाषा है, राजस्थान में अभी जो भाषा का चल रहा है, मारवाड़ी भाषा को राजस्थान में दर्जा दिलाने के लिए चल रहा है, वो गलत है, इससे हिंदी कमजोर होगी। हम तो ये चाहते हैं कि उसको राजस्थान मारवाड़ी भाषा को कोई दर्जा नहीं दिया जाए, हिंदी भाषा को ही सर्वोपरि माना जाए। मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है और हम जो भारतवासी हैं, हमारी जो मूल भाषा है, बहुत पुरातन भाषा है हिंदी, कई विदेशों में भी बोली जाती है, जैसे फिजी में है, तुम्हारे मॉरिशियस में है। इस भाषा को बोलने वाले पूरे वर्ल्ड के अंदर करीबन 60 करोड़ से ऊपर लोग हैं जो हिंदी भाषी हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय भाषा है उनके कारण थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है भारतवर्ष के अंदर।